Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Fahad Said from Time Institute. Welcome to the Business Mathematics. जी स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है इस टॉपिक के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की, जिसमें हमने बात की 2 इक्वेशंस की और 2 वेरिएबल्स की, और उसमें हमने कहा कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं। नंबर 1 हमने एलिमिनेशन कहा, देन सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 पर हमारे पास मैट्रिसेस का मेथड था, और नंबर 4 हमने कहा था ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट, सेकंड लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए, और आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक नए मेथड से सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट, ग्राफिकल मेथड भी आपको वही आंसर देगा जो आपने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या मैट्रिसेस के मेथड से आंसर्स को निकाला था। इन सब के आंसर्स सेम होंगे बट क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा। स्टूडेंट, ग्राफिकल मेथड आपको बेसिकली, हमें ग्राफ क्यों ज़रूरत पड़ते हैं? हमें ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाने होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम ग्राफ को देखते हुए चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। 2x + 4y इज़ इक्वल टू 20, 3x + y इज़ इक्वल टू 10। जी स्टूडेंट, हम इसका आंसर निकालेंगे। आपको मालूम है कि हम एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बट आज हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो ग्राफिकल मेथड में स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट, फर्स्ट में हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी पढ़ कर रखा है जब हमने लीनियर इक्वेशन की बात की थी। तो हम इस इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, इसका भी x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट दोनों का फाइंड आउट करेंगे। बजाय इसके कि मैं इसको y = mx + c की फॉर्मेट में लिखते हुए x की वैल्यूज़ को बढ़ाता जाऊं और y की वैल्यूज़ आती जाएं, या x की डिक्रीज़ करता जाऊं और y की वैल्यूज़ जो भी हैं, तो उसका एक ग्राफ बनेगा। फिर इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करूं और इस इक्वेशन को भी y = mx + c की फॉर्मेशन में लिखते हुए x की वैल्यूज़ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करूं और बदले में मुझे y की वैल्यूज़ मिलेंगी, तो उन कोऑर्डिनेट्स को मैं x एक्सिस और y एक्सिस पर जब प्लॉट करूंगा तो एक ग्राफ बनेगा। ये क्राइटेरिया स्टूडेंट थोड़ा लेंथी है, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, कि बजाय इसके कि मैं इसका ग्राफ 1 by 1 x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूं, मैं ऐसा ना करते हुए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल देता हूं, बिकॉज एक लीनियर इक्वेशन के 2 एंड पॉइंट होंगे। बेसिकली मुझे वो 2 एंड पॉइंट निकालने हैं इसका बिहेवियर देखने के लिए। देखिए, तो इक्वेशन 1 का स्टूडेंट अगर हम x इंटरसेप्ट निकालें, x इंटरसेप्ट, तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट? y को 0 रखना होगा। तो स्टूडेंट, y को जब आप 0 रखते हो तो हमें मिलेगा 2x = 20 एंड x = 10। स्टूडेंट, यहाँ हम इनका पेयर लिख लेंगे कि x 10 आया जबकि y को 0 सब्स्टिट्यूट किया गया, ये 1 पेयर आ गया। इसी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट भी निकालते हैं। इक्वेशन 1 का y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट x को 0 रखना है, पुट x = 0, तो 4y = 20 एंड y = 5। तो इसके भी स्टूडेंट हम पेयर लिख लेंगे 0 एंड 5। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, मैं इसका यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस। स्टूडेंट, ये 2 आंसर्स मैं मेंशन करता हूँ। आप कोऑर्डिनेट्स को देखिए, तो कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए हम इसका जो स्केल है वो 2 का एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट 0,
लेट्स सपोज दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, दिस इज़ 8 और इस तरफ आएंगे -2, -4, -6 और -8। इसी तरह स्टूडेंट y भी एडजस्ट करेंगे 2, 4, 6, 8 और y इस तरफ आएगा स्टूडेंट -2, -4, -6 एंड -8। जी स्टूडेंट ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला पॉइंट हमें बताता है x10 है, x10 है, ये 10 आ जाएगा स्टूडेंट। हम इसको मज़ीद बढ़ा लेते हैं तो x10 और y0 स्टूडेंट ये एरिया मतलब वहाँ पर y0 होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट पेयर हमारे पास x0 और y5, x0 और y5 स्टूडेंट यहाँ कहीं लाया करेगा तो हम क्या करते हैं इनके दरमियान में एक डॉटेड शेप बनाकर एक लाइन को बना देते हैं। ये लाइन बनी किस इक्वेशन की स्टूडेंट 2x + 4y = 20। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 को लेंगे और उसका भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम इसको रेज कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 को लेते हैं स्टूडेंट, तो x इंटरसेप्ट लेंगे, x इंटरसेप्ट तो हमें क्या करना होगा y को 0 के इक्वल रखना होगा और हमें मिलेगा 3x = 10 एंड x = 10/3 और इसको आप मज़ीद डिवाइड कर लीजिए तो ये 3.33 आई थिंक आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा x = 0। स्टूडेंट x को 0 रखते हैं तो हमें डायरेक्टली y10 मिलेगा और यहाँ हम इसका पेयर बनाते हैं x0 y10 और यहाँ पर भी हम इसका पेयर बना लेते हैं 3.33, 0। अब स्टूडेंट यही वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की दो कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ प्लॉट करते हैं। देखिए इसको देखिए x हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 पॉइंट समथिंग स्टूडेंट यहाँ कहीं होगा बिकॉज दरमियान में 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ और वहाँ पर y0 इस तरह स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए x0 और y10, लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 10 मौजूद है तो ये x0 y10 ये एरिया। तो स्टूडेंट अब इन दोनों के हम दरमियान में लाइन डालेंगे जी स्टूडेंट। ये आपकी इक्वेशन है 3x, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3x + y = 10। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, यानी कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, बेसिकली मेरे पास एग्जैक्ट स्केल नहीं है, ये हम अप्रोक्सीमेटली की बात करेंगे स्टूडेंट। ये एरिया हमारा दोनों लाइंस जहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वो पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, बेसिकली जहाँ जिस पॉइंट पर स्टूडेंट ये इंटरसेक्ट हुआ यही हमारा इस इक्वेशन का फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए हम इसको नियर अबाउट, बिकॉज मेरे पास एग्जैक्ट स्केल नहीं है, इस तरफ लेकर आए और इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे नियर अबाउट 4 है ये, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट स्केलिंग करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। तो ये 4 है, यानी कि x2 और y4 पर ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इक्वेशंस हमें मालूम ही ना होती
और जस्ट ये दो लाइंस हमें ड्रा करके दे दी जाती और ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही होती, तो हमारा इस यानी कि आंसर क्या होता, वो जहाँ जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा। ये 4 समझ लें आप इसको। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब इसको सिंपल मेथड से भी करके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि सिंपल मेथड से भी इसका जो आंसर निकलेगा x का 2 निकलेगा, y का 4 निकलेगा। किस तरह से आप फाइंड आउट करें? आप फाइंड आउट नहीं करना चाहते तो ये दो वैल्यूज स्टूडेंट उठाकर इक्वेशन में पुट कर दें चेक करने के लिए कि क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। देखिए 2 × 2 + 4 × 4 = 20। ये स्टूडेंट 4 हुआ, ये 16 हुआ, ये 20, तो 20 = 20। देखिए ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। इट मीन्स ग्राफिकल मेथड से हमें क्या करना है, हमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लेना है दोनों इक्वेशंस का। उससे क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास एक लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, वो 2 एंड पॉइंट आपको मिल गए, आपने लाइन को स्केच करना है। बिकॉज हमारे पास स्केल ना होने की वजह से, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट 100% तो नहीं आ सकती, बट ये है कि हम नियरेस्ट जाकर बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरी इक्वेशन का भी आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया। तो जहां पर स्टूडेंट ये आपस में इंटरसेक्ट होंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होगा। अब स्टूडेंट बात को ज़रा समझिएगा, ये इक्वेशन एक पॉइंट पर, दो इक्वेशंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई हैं, कटी हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन आया एक। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन। क्या? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आया। स्टूडेंट हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आंसर्स निकालते हो। एक हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो, दूसरा हो सकता है स्टूडेंट सॉल्यूशन ही ना हो, और तीसरा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कौन कौन से स्टूडेंट? यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, यानी कि एक ही ऐसी पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होते हुए गुजरेंगी, इसके अलावा और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा और कोई ऐसा आंसर x और y का नहीं आने वाला जो इसके अलावा हो, यानी कि ये दो लाइंस दो इस तरह से कट होती हुई नहीं गुजर सकती, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से कट होती हुई नहीं गुजर सकती। ये जस्ट एक ही ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। लेट्स सपोज मैं इसको आई का नाम दे दूं, तो आई एक ऐसा पॉइंट था जहां से ये कट होते हुए गुजरे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिकल में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको अगर इस तरह की इक्वेशन दिखे या इस तरह का डायग्राम दिखे तो आप लोग इजीली ये कह सकते हो कि जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन थी उनका सॉल्यूशन यूनिक है, एक ही सॉल्यूशन सेट है, इसके अलावा और कोई आंसर्स नहीं है। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने बात की, हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है सॉल्यूशन ही ना हो, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन में ग्राफिकली स्टूडेंट किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी? देखिए लेट्स सपोज ये एक L1 लाइन है, ठीक है, L1 लाइन है, और ये हमारे पास एक और लाइन है L2 लाइन, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है? ये नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, बिकॉज ये दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हुई। जब ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं हुई तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास 6x minus 12y is equal to 24, and another equation is minus 1 by 1.5x plus 3y is equal to 9. अब स्टूडेंट
ये इक्वेशंस हैं, हम सोल्व करते हैं। ठीक है, हमने पहले ये बात कर ली कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है ग्राफ को देखते हुए, यानी कि अगर हो सकता है इस डायरेक्शन में बन सके इसका आंसर, हो सकता है स्टूडेंट लाइंस इस फॉर्मेशन में हो, इस तरह से भी हो सकती हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में होंगी बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में। क्लियर हुआ ना? तो वो हमारे पास डायरेक्शंस का किस तरह से पता चलेगा, इसको देखते हुए, मतलब इसके आंसर्स को देखते हुए, जब हम इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ओके, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप सोल्यूशन सिंपल मेथड से करना चाहते हैं, देखिए मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूँ। एलिमिनेशन से क्या करता हूँ स्टूडेंट, मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये सेम एज इट इज़, माइनस ये स्टूडेंट क्या मिलेगा, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो -6x, और ये हमें मिलेगा स्टूडेंट +12y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 36। अब स्टूडेंट प्लस और माइनस के साइन सेम है, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना है, ऐड करना है, तो ऐड किया, ये कैंसिल, देखिए साथ ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 60। क्या ऐसा हुआ? क्या 0 60 के इक्वल होता है? नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन ही नहीं है। बात समझ में आई? और इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट यानी कि इनकंसिस्टेंट, ये इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, यानी कि हमने सॉल्व किया, वेरिएबल खुद ही गायब हो गए, जिसके इक्वल हमने आंसर रखना था वो आया ही नहीं, तो ऐसा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करवा सके, मिला सके। ये आपस में पैरेलल की शेप में बढ़ सकती हैं, इस शेप में जा सकती हैं, इस शेप में जा सकती हैं, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेकर इसका ग्राफ बनाकर देखिए, आपस में ये इनका आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं होगा। चलिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म में भी देख लेते हैं, बिकॉज हमने ग्राफ की बात की, ग्राफ में हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का मेथड यूज़ करते हैं। देखिए एक्स इंटरसेप्ट स्टूडेंट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 को लेता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट में क्या होगा, वाई को 0 इक्वल रखना है, तो 6x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4,0 आया। इसी तरह इसका वाई इंटरसेप्ट निकालें तो x को 0 रखना पड़ेगा, तो वाई इंटरसेप्ट में स्टूडेंट हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -2, यानी कि 0, -2। ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो इनको प्लॉट करते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 पॉइंट है, 4,0, और ये हमारे पास -2 की तरफ आ रहा है, तो मतलब 0, -2, तो ये हमारे पास इस तरह का शेप बना। क्लियर हुआ? इसी तरह स्टूडेंट इसको लीजिए, दूसरी इक्वेशन को, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालिए इसका, तो एक्स इंटरसेप्ट हम स्टूडेंट निकालते हैं तो y को 0 रखना है, तो -1.5x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय -1.5, x इज इक्वल टू स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये हमें मिलेगा 9 डिवाइडेड बाय 1.5, तो स्टूडेंट 6 आएगा, माइनस का 6, और इसी तरह स्टूडेंट हमने यहाँ पर -6 निकाला और ये 0 निकाला। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, तो इसको 0 रखना होगा, तो ये 0 हुआ और ये हमें मिला 3y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 3, तो नेक्स्ट पेयर स्टूडेंट क्या बना, 0,3। तो इन दो पेयर्स को आप ड्रा करके देखो, x -6 स्टूडेंट यहाँ आएगा, लेट्स सपोज -6 कहीं यहाँ है और y यहाँ 0 है, 1 पॉइंट हो गया इसका, x 0 y 3, लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ y 3 हो, तो अगर आप इसको ड्रा करके देखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ आ गया, जस्ट मैंने तो बिहेवियर ही देखना है ना, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास L1 थी और ये हमारे पास L2 लाइन थी,
तो ये आपस में कहीं पर भी मैच नहीं हो रहे। मतलब आप किसी भी मेथड से इसको चेक करके देख सकते हैं। इस मेथड से देखते हैं तो वेरिएबल खुद नहीं आएगा, इधर से देखते हैं तो ग्राफिकल मेथड से आपको दो लीनियर इक्वेशंस की लाइंस पैरेलल नज़र आएंगी। पैरेलल हमने इस शेप में बनाया था और वो एग्जैक्टली इसी शेप का बना। ज़रूरी नहीं है, पैरेलल की शेप किसी भी तरह से हो सकती है, उस तरफ से भी हो सकता है। बात क्लियर हुई? तो ये हुआ स्टूडेंट हमारे पास दूसरा केस, जहाँ पर एक तो यूनिक सोल्यूशन है, एक तरफ हम इक्वेशंस पर आए और उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। नंबर 3 मैनी सोल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो। अब वो क्या केस है स्टूडेंट? देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ 3x - 2y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो इक्वेशन आएगी -15x प्लस 10y इज इक्वल टू -30। स्टूडेंट आपकी मर्ज़ी है, इसको जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व कीजिए और फिर हम इसका ग्राफिकल अफेक्ट देखेंगे कि ग्राफ इसका किस तरह का बनता है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड से स्टूडेंट हम इसको यूँ देखते हैं कि आप लीडिंग एलिमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, लाइक x को, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इक्वेशन 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 15x - 10y इज इक्वल टू 30, और ये हमारे पास 15x प्लस 10y सेम एज इट इज़ इक्वल टू -30। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें ऐड करना है, तो ये कैंसिल हुआ, बल्कि स्टूडेंट हमने तो इसको कैंसिल करना था, इसको -30। जी स्टूडेंट 15x 10y 30। जी स्टूडेंट हमें ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, आपने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास यहाँ आया 0, यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या आया हमारे पास 0 और इज इक्वल टू 0 आया। मतलब कोई इक्वेशन ही नहीं आ रही। पीछे क्या था, उस तरफ क्या था स्टूडेंट कि जो हमने बात की थी नो सोल्यूशन की, 0 इज इक्वल टू समथिंग आ रहा था जो कि इम्पॉसिबल था। अब यहाँ देखिए कैंसल सब हो रहे हैं, लेकिन 0 + 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा तो पॉसिबल है ना। मतलब एलिमिनेशन मेथड से आप जब इसको करने लगोगे ये तमाम का तमाम आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसकी एक और एग्जांपल स्टूडेंट मैं इस तरह से देखता हूँ, देखें 2x + 2y इज इक्वल टू 2, x + y इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हुए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज लीडिंग एलिमेंट x को सेम करना है। तो ये देखिए 2x 2y इज इक्वल टू 2, 2x + 2y इज इक्वल टू 2। देखिए दिखने में ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह से ये सेम हो रहे थे, और हमें स्टूडेंट अब क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ये देखिए ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, 0 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में स्टूडेंट ये था क्या, ये एक इक्वेशन है पड़ी। ये देखिए ना, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, ये और ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी बन जाती हैं। ठीक है, मतलब अब अगर एक इक्वेशन का जब आप आंसर निकालते हो या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालते हो, तो दूसरी का भी तो वही होगा। बात समझ में आ रही है? तो दूसरी का भी वही होगा। मतलब इसकी ग्राफिकल शेप स्टूडेंट कुछ इस तरह से बनेगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन है L1, लाइन 1 के ग्राफ बना x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट करके। चूँकि ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम होती हैं, आप सेम जब आप लीडिंग एलिमेंट को सेम करते हो तो आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी भी सेम हो जाती है। तो अगर एक लाइन का ग्राफ इस तरह से है तो दूसरी लाइन का भी स्टूडेंट, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ये दूसरी लाइन का ग्राफ भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा।
ये दूसरी लाइन भी आ गई इसके अंदर। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जो है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं और कितने हैं मालूम ही नहीं हो रहा, बिकॉज बहुत पॉइंट्स होंगे। जितनी इक्वेशन को एक्सपैंड करते जाएंगे दूसरी इक्वेशन भी उसी तरह से एक्सपैंड होती जाएगी और ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन रखता है, कितना रखते हैं हमें मालूम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है कि इसमें और नो सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या था? समथिंग 0 इज इक्वल टू समथिंग आ रहा था, जबकि यहाँ 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल एक जैसी दिखने में आएंगी इक्वेशंस। जब सॉल्यूशन निकालोगे तो लेफ्ट और राइट साइड पर 0 दिखेगा या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल दिखेगी। तो ये हमारा क्या कहलवाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहलवाएगा। आप चाहें तो इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेकर देखें। हमने तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया ना, तो ग्राफिकल मेथड से भी इसको सोल्व करके देखते हैं स्टूडेंट। हमारा इसका फिर एक्चुअल ग्राफ भी मैं ड्रा करूँगा। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ग्राफ बना दिया। जी स्टूडेंट, इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट में y को स्टूडेंट पुट y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिला 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये स्टूडेंट पेयर बना 2,0 का। इक्वेशन 1 का y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए स्टूडेंट x को 0 रखना है। x को जब आप 0 रखोगे -2y इज इक्वल टू 6 मिलेगा एंड y इज इक्वल टू -3। इसका पेयर स्टूडेंट क्या बना? 0, -3। ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब नेक्स्ट जब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो बिल्कुल स्टूडेंट इनको क्या होना चाहिए? इसके इक्वल ही होना चाहिए, बिकॉज हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर आपकी इक्वेशंस ओवरलैप कर जाएंगी तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा। चूंकि हम ये जान चुके हैं कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि अगर इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 के ये दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं तो इक्वेशन 2 के भी यही आने चाहिए। बात क्लियर हो रही है? चलिए चेक भी करके देखते हैं, फिर हम इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे। जी स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को लेते हैं। यहाँ इक्वेशन 2 में अगेन x इंटरसेप्ट ले लें। x इंटरसेप्ट तो पुट क्या करना होगा? y को 0 के इक्वल। तो y को स्टूडेंट 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें मिलेगा -15x इज इक्वल टू -30 एंड x इज इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट बना 2,0। आप देख सकते हैं x इंटरसेप्ट पर क्या बना था, इसका भी क्या बना। बात समझ में आ रही है? चलिए y इंटरसेप्ट लिखते हैं। y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट हमें x को 0 के इक्वल रखना है। तो x को स्टूडेंट 0 के इक्वल रखेंगे, हमें मिलेगा 10y इज इक्वल टू 30 -30। 10y इज इक्वल टू -30 एंड y इज इक्वल टू -3। और इसका भी स्टूडेंट पेयर लिखिएगा 0, -3। क्लियर हुआ? ये हमारे पास इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स आए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं लाइन 1 का। लाइन 1, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 y0, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट x2 यहाँ मौजूद है और y0 यहाँ मौजूद है, ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट x0 और y-3, लेट्स सपोज y-3 स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, तो x यहाँ 0 होगा, y-3 यहाँ मौजूद होगा और ये हमारा ग्राफ बना किसका? 3x - 2y इज इक्वल टू 6 का, इस इक्वेशन का। इसी तरह नेक्स्ट पर आओगे स्टूडेंट, नेक्स्ट पर भी आप देख सकते हो, पहला पॉइंट x2 0, इसी तरह से 0 -3, तो मतलब ये डबल शेडेड में आ गया।
ये डबल शेड हो गया, क्लियर हो रही है बात। और इस तरफ हम इसकी इक्वेशन की लाइन लिखेंगे जो कि थी -15x प्लस 10y इज इक्वल टू -30। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखेगा। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? यूनिक सोल्यूशन क्या था कि जस्ट एक ही ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है x और y का जो उसको कट कर रहा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे x और y की वैल्यूज़ होंगी जो इन दोनों को मिलाएगी, यानी कि हर वो पॉइंट जो भी आप इस पे लोगे वो सब के सब आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या फ़र्क था? यूनिक में क्रॉस हो रहा था, इनफाइनाइट में बिल्कुल ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर ही। क्लियर हुआ? बिकॉज इनके आंसर्स सेम निकलेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने अभी स्टूडेंट बात की है 2x2 की। मैंने आपसे ये भी कहा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि दो वेरिएबल्स हों और दो ही इक्वेशंस हों। हो सकता है वेरिएबल्स दो हों, इक्वेशंस 3 या फिर 4 हो सकती हैं। इस तरह से भी हो सकता है कि वेरिएबल्स 3 हों और इक्वेशंस 2 हों। ये पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जितने वेरिएबल्स हों उतनी ही इक्वेशंस हों, ऐसा नहीं है। क्लियर हो रही है बात? अब बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास दो केसेस और हैं कि जहाँ पर वेरिएबल्स लेट्स सपोज 2 हैं, इक्वेशंस 2 से ज़्यादा हैं, यानी कि वेरिएबल्स की अमाउंट कम हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशंस की ज़्यादा हो। एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हों और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हों। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो क्या बिहेवियर देगा, या इसके आंसर्स जो निकलेंगे वो किस तरह से निकलेंगे, और हम इनके आंसर्स को इन 3 कैटेगरीज में से क्या बोलेंगे? क्या ये यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे, क्या ये नो सॉल्यूशन रखेंगे, क्या ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेंगे? हम इनके आंसर्स भी तो हमने फाइंड आउट करने हैं, लाइक 2x2 में जिस तरह से हमने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, मैं एक इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेता हूँ। x + 2y इज इक्वल टू 8, 2x - 3y इज इक्वल टू -5, -5x + 6y इज इक्वल टू 8, x + y इज इक्वल टू 7। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स 2 हैं और इक्वेशंस 4 हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट कि यहाँ इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है? हमें करना क्या है, हमने पहली 2 इक्वेशंस को लेना है। पहली दो इक्वेशन को स्टूडेंट लिया, आपकी मर्ज़ी है इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करें, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, ठीक है, आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। x और y के आंसर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। x और y के आंसर्स में अगेन 2 इक्वेशंस के लिए 3 पॉसिबिलिटी स्टूडेंट मौजूद हैं। हो सकता है यूनिक सोल्यूशन हो सकता है मैनी सॉल्यूशंस हो सकता है नो सॉल्यूशन हो। यहाँ पर 2 को सॉल्व करते हुए हमने बात की ना कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट और इसकी पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं, फिर हम इनकी पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड मैं यूज़ करता हूँ। मैं पहले 2 इक्वेशंस को ले लेता हूँ लाइक दिस। क्लियर हुआ? एलिमिनेशन मेथड से स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो
2x plus 4y is equal to 16 and 2x minus 3y is equal to -5। स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन हुई, कैंसिल हुआ, हमें मिला 7y is equal to 21। 7y is equal to 21 and y is equal to 3। स्टूडेंट y का आंसर अगेन किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और x का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब स्टूडेंट हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 2 y की जगह पर 3 हुआ, x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, x इज इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट, ये सोल्यूशन क्या आया? यूनिक सोल्यूशन आया। क्लियर हुई बात? अगर ये सोल्यूशन यूनिक ना होता, यूनिक कैसे है? आप x और y को दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट करें, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी। यूनिक इस तरह से भी मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आया। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आता तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थे। अगर 0 इज इक्वल टू समथिंग आता तो सॉल्यूशन अनडिफाइंड था। बात क्लियर हो गई? अब ये तो यूनिक सॉल्यूशन आया। लेट्स सपोज, मैं यहीं पर ब्रेक लगा रहा हूँ, लेट्स सपोज यूनिक सॉल्यूशन ना आता तो हम अपना ऑर्डर चेंज कर देते, पहली को छोड़कर हम दूसरी और तीसरी को यूज करते, फिर देखते क्या सॉल्यूशन यूनिक आया। लेट्स सपोज तब भी ना आता, फिर हम इस पॉसिबिलिटीज को यूज करते। तो ये पॉसिबिलिटीज 3 हमने चेक करनी है। अब हो सकता है फर्स्ट को थर्ड के साथ भी मिलाया जाए, ये एक चौथी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या हो सकता है दूसरी को चौथी के साथ मिलाया जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हर इक्वेशन को एक दूसरे के साथ हमने रिप्लेस करना था। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा इन सब की पॉसिबिलिटीज़ को आप ना चेक करें, आप जस्ट पहली 2 को चेक करें, क्योंकि पहली 2 से ही हमारी आगे बात चलनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने ये देखना है कि क्या इसका सॉल्यूशन है, यूनिक है या नहीं है। तो वापस आते हैं स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब आपने क्या करना है, यही x और y वैल्यूज उठाकर आपके पास अब रिमेनिंग इक्वेशंस कितनी बची हैं? 2। आपने इनमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आई, इसका मतलब है ये भी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि x और y ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना। x और y को उठाकर तीसरी में पुट कर दो, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए हम यही कुछ किया करते थे। अगर पहली 2 इक्वेशंस में से हमारे पास ये जो x के आंसर्स आए हैं तीसरी में पुट करेंगे, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, इसका मतलब है तीसरे इक्वेशन का भी यही आंसर है। इसी तरह से अगर ये तीसरी फुलफिल हो गई, फिर चौथी में पुट करना है, ठीक है। अब तीसरी में पुट करते हैं। देखिए इक्वेशन 3 में स्टूडेंट हम यहाँ पुट करते हैं -5, x स्टूडेंट हमारे पास है 2 प्लस 6, y हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 8, -10 प्लस 18 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8। सेटिस्फाई हो गया? ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बारी रही चौथे की। अब अगेन इसमें पुट करके देखते हैं। x स्टूडेंट हमारे पास है 2 प्लस y हमारे पास 3 है इज इक्वल टू 7 एंड 5 डज नॉट इज इक्वल टू 7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये इक्वेशन, चौथी इक्वेशन इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं बना रही। हम इसका रिजल्ट ये डिसाइड करते हैं कि लेट्स सपोज ये ग्राफ बनाना पड़ेगा स्टूडेंट हमें। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 थी और ये लाइन 3 थी। तो ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर सेट हो गए, जहाँ पर x क्या था 2 था और y हमारे पास, इस जगह पर y हमारे पास 3 था। x 2 था, y 3।
लेकिन फोर्थ ऐसी आई जो इसमें से पास होती हुई नहीं गुजर रही। हो सकता है स्टूडेंट फोर्थ लाइन कोई इधर यूं ले लें, ये L4 है, देखिए ये इस हब से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती हुई नहीं गुजर रही। क्लियर हुआ? तो हम ये अब डिसाइड करते हैं कि क्या अब ये क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास इस तक का आंसर तो वैलिड है लेकिन ये पास होती हुई नहीं गुजरी, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें क्या बोलता है कि तमाम के तमाम उसमें सेटिस्फाई हों तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग यूनिक नहीं है। और देखिए स्टूडेंट, मैनी सॉल्यूशंस की बात की थी, ये चारों की चारों इक्वेशंस मैनी सॉल्यूशंस कब होती? जब ये चारों की चारों ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती, तो मैनी सॉल्यूशन भी नहीं है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट क्या बनी? सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। हम उसको कहेंगे कि इसका जो इनकंसिस्टेंट है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हुई? इनकंसिस्टेंट हुई। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हमने देखा कि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन हमें कहता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितने भी इक्वेशंस हैं आपका आंसर उन सब में सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 में कर गया बट 4th में नहीं किया। फिर मैनी सॉल्यूशंस पर आते हैं। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा कि इनकी जो इक्वेशंस हैं वो चारों की चारों ओवरलैप करें, एक दूसरे के ऊपर आएँ या एक जैसी हों। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जैसी नहीं है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको मैच करने के लिए, ये बराबर नहीं हो रहे, इसी तरह से कोई भी आपस में इक्वल नहीं हो रही, तो मैनी सॉल्यूशंस ये है नहीं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इन चारों इक्वेशंस में सेटिस्फाई हो सके, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल बना सके। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था? 2 वेरिएबल्स हों और उससे ज़्यादा की इक्वेशंस हों, आपने उनको किस तरह से चेक करना है। ठीक हो गई बात? क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट आते हैं वापस। लेट्स सपोज अगर यहाँ, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप पहली को अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं आ रहा, आप उसको तीसरी के साथ जोड़ दो, तो ऐसा भी आप जस्ट पहली 2 को ही ले लो, आपको ओवरऑल सबके लिए आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ओवरऑल हमने क्या बात करनी है कि सोल्यूशन इसका यूनिक है, नो सोल्यूशन है या फिर मैनी सोल्यूशन है। तो आप पहली 2 को ही सोल्व करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। बार बार आपने इसको सेटिस्फाई नहीं करना। यहाँ अब अगर आपका आंसर 0 = 0 आ जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा इक्वेशन होती 0 = 0 आ जाता, इसका मतलब क्या था कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट है, वो मैनी सोल्यूशन रखेगा। तो मैनी सोल्यूशन रखेगा। अब दूसरी बार, अब वो जो आपके जो पॉइंट्स थे x और y के, यानी कि x और y इसमें क्या हो गया? 0 0 ही मिलेगा। वो इसमें आपने पुट करना था लेफ्ट और राइट साइड। फिर 0 0 अगर आपको मिलते और आगे भी मिलते तो वो सिस्टम आपका क्या कहलवाता? मैनी सोल्यूशन कहलवाता। आप इसी को सोल्व करेंगे, 0 = समथिंग आ जाए, इसका मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। एक ये पॉसिबिलिटीज भी बनी कि आंसर तो आया लेकिन यहां सेटिस्फाई किया, यहां नहीं किया। क्लियर हुई बात? होपफुली स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा हो गई, तो हम नेक्स्ट मोर वेरिएबल्स एंड लेस लीनियर इक्वेशंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।